हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव और ह्यूमन ईयर के पार्ट 4 को आज हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो ह्यूमन ईयर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आप कंप्लीट कर चुके हैं और आई होप कि आपने बहुत अच्छे से ह्यूमन के एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर, इनर ईयर की एनाटॉमी को समझा होगा और साथ में आपने बहुत ही प्रॉपर वे में ये जान लिया होगा कि अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ कॉक्लिया क्या होता है। तो जब हम पूरे के पूरे ह्यूमन ईयर की एनाटॉमी को समझ लेते हैं, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ कॉक्लिया को प्रॉपरली समझ लेते हैं, यानी कि हमारे वो सभी कंसेप्ट्स एकदम क्लियर होते हैं कि स्कैला वेस्टिबुलाई क्या है, स्कैला मीडिया क्या है, स्कैला टिम्पेनाई क्या है, हेयर सेल्स क्या है, ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई क्या है, टेक्टोरल मेम्ब्रेन क्या है। ये सभी कंसेप्ट जब हमारे क्लियर होते हैं, हम जानते हैं कि मिडिल ईयर में ईयर ऑसिकल्स जो होती हैं वो ना केवल साउंड वेव को ट्रांसफर्ड करती हैं एज वेल एज वो साउंड वेव को एम्पलीफाइड भी करती हैं। तो यहां तक सब कुछ समझने के बाद अब हम पार्ट 4 में आपको बताने वाले हैं द मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग, यानी कि हियरिंग की जो मैकेनिज्म होती है वो आज हम पार्ट 4 में कंप्लीट करेंगे। और एनसीईआरटी ने एक और पैराग्राफ आपको दिया ह्यूमन ईयर में, जिसमें कि उन्होंने थोड़ा सा डिस्क्राइब किया है आपसे कि कैसे हमारा ह्यूमन ईयर का वेस्टिबुलर एपरेटस, फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिए, कैसे हमारे ह्यूमन ईयर का वेस्टिबुलर एपरेटस मेंटेनेंस ऑफ बॉडी बैलेंस और बॉडी पोस्चर को मेंटेन करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये सभी कंसेप्ट्स जो अब ह्यूमन ईयर के बचे हुए कंसेप्ट्स हैं वो आज के इस लेक्चर में मैं आपको कंप्लीट करूंगा। अगर आपने ह्यूमन ईयर पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 नहीं देखा है तो आप एक प्रॉपर सीक्वेंस में ह्यूमन ईयर जैसे कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक को स्टडी करें। आप विश्वास कीजिए, आपको ये पूरा ह्यूमन ईयर का जो कंसेप्ट होगा वो मेरे लेक्चर पार्ट 4 को देखने के बाद पूरी तरह से क्लियर हो चुका होगा और आप सभी प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में आने वाले जो क्वेश्चंस हैं या फिर जो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है वो आप डेफिनेटली 110% सॉल्व करने में कैपेबल होंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम आज स्टार्ट करते हैं आज के अपने टॉपिक को, ह्यूमन ईयर पार्ट 4, जिसमें दो चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा। नंबर 1 मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग एंड नंबर 2 मेंटेनेंस ऑफ बॉडी बैलेंस एंड बॉडी पोस्चर। तो सबसे पहले बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग के बारे में और 3 ऐसे पॉइंट्स आप सबसे पहले अपने दिमाग में बैठा लीजिए जिन्हें आपको कभी नहीं भूलना है। तो 3 में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको सबसे पहले बता देता हूं, रिवाइज करा देता हूं जो आपने पहले भी देखे हैं। नंबर 1, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको कभी नहीं भूलना है, किसी भी कंडीशन में नहीं भूलना है, पहला पॉइंट जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं, दैट इज द मेन फंक्शन ऑफ हियरिंग। अगर आपसे कभी भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है द मेन फंक्शन ऑफ हियरिंग ऑफ, फिर से मैं लिख रहा हूं क्वेश्चन, द मेन फंक्शन ऑफ हियरिंग, तो आपका आंसर होगा, हमेशा याद रखिए, द मेन फंक्शन ऑफ हियरिंग। अगर आपसे पूछा जाता है ह्यूमन के ईयर में मेन फंक्शन ऑफ हियरिंग किसका है तो आप आंसर दे सकते हैं इंटरनल ईयर। तो ये हमने पढ़ा हुआ है कि हमारा ह्यूमन का इंटरनल ईयर ही वो पर्टिकुलर पार्ट ऑफ ह्यूमन ईयर है जो हियरिंग का फंक्शन परफॉर्म करता है। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपसे पूछा जाता है कि इंटरनल ईयर में फिर मेन फंक्शन किसका है, यानी कि इन इंटरनल ईयर, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हियरिंग का मेन फंक्शन अगर इंटरनल ईयर का है लेकिन इंटरनल ईयर में मेन फंक्शन ऑफ हियरिंग किसका है तो आपका सीधा सा आंसर होगा कॉक्लिया। तो आप यहां पर आंसर देंगे कॉक्लिया। एंड तीसरा क्वेश्चन, आपसे पूछा जाता है कि इन कॉक्लिया वो कौन से इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हैं या सेल्स हैं जो ऑडिटरी रिसेप्टर या रिसेप्टर ऑफ हियरिंग के नाम से जाने जाते हैं, तो आप हमेशा याद रखिए उनको हम हेयर सेल्स कहते हैं। और ये काफी इंपॉर्टेंट सेल्स हैं क्योंकि इनको ऑडिटरी रिसेप्टर एनसीईआरटी ने बोला है और आपको हमेशा याद रखना है कि हेयर सेल ऑडिटरी रिसेप्टर्स हैं, या इनको दूसरे नाम से भी हम जानते हैं जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया, रिसेप्टर ऑफ हियरिंग। तो जल्दी से हमने अपने 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कंप्लीट कर लिया। अब अगर आप ये सब चीजें बहुत अच्छे से समझ चुके हैं तो हम अब एक फ्लो डायग्राम के थ्रू, यानी कि पूरी की पूरी मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग को मैं आपको
फ्लो डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं। और आपको फ्लो डायग्राम से समझाने से पहले, यानी फ्लो डायग्राम के थ्रू समझाने से पहले, मैं एक सिंपल से स्ट्रक्चर के थ्रू आपको मैकेनिज्म बता रहा हूं जो आप ऑलरेडी पहले ही पढ़ चुके हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर क्या होता है। लेकिन आज आपको क्या पढ़ना है? मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग। तो आप सभी जानते हैं कि हमारा जो एक्सटर्नल ईयर का इंपॉर्टेंट पार्ट होगा, जिसको हम ईयर पिन्ना बोलेंगे, वो साउंड वेव को कलेक्ट करेगा। यानी कि सबसे पहले साउंड वेव को कलेक्ट कौन करेगा? ईयर पिन्ना। मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग में पहला पॉइंट ऑफ याद रखिए कि साउंड वेव को कलेक्ट करेगा हमारे एक्सटर्नल ईयर का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, जिसको हम बोलते हैं ईयर पिन्ना। उसके बाद जब साउंड वेव को कलेक्ट कर लिया जाएगा तो साउंड वेव को पिन्ना से टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक ट्रांसफर करने का काम कौन करेगा? तो आपका आंसर होगा एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस। मीटस का मतलब कैविटी भी होता है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। तो पहला स्टेप आप याद रखिए, साउंड वेव को ईयर पिन्ना जो एक्सटर्नल ईयर का पार्ट है वो कलेक्ट करने का काम करेगा। देन साउंड वेव को ट्रांसफर किया जाएगा फ्रॉम ईयर पिन्ना टू टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। किसकी हेल्प से? ऑडिटरी मीटस की हेल्प से। और जैसे ही टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इस साउंड वेव की वजह से उसमें वाइब्रेशंस इमिट या पैदा होगा, तो वो उस वाइब्रेशन को ट्रांसफर कर देगी मिडिल ईयर में प्रेजेंट 3 ईयर ऑसिकल्स में, जिसमें से पहली ईयर ऑसिकल्स का जो नाम होता है, जो हैमर शेप्ड होती है, उसको हम मेलियस कहते हैं। तो ये मेलियस है। उसके बाद उससे ट्रांसफर होगा इनकस में, और फाइनली स्टिरअप शेप्ड एक एयर ऑसिकल होती है जिसको हम स्टेपस कहते हैं। तो अल्टीमेटली जैसे ही टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में वाइब्रेशन पैदा होगा, वो उस वाइब्रेशन को ट्रांसफर कर देगी 3 डिफरेंट ईयर ऑसिकल्स में जो मिडिल ईयर में प्रेजेंट होती हैं। और अब एनसीईआरटी क्या कहती है? अब एनसीईआरटी कहती है कि जैसे ही मिडिल ईयर की लास्ट ईयर ऑसिकल यानी कि स्टेपस पर ट्रांसफर्ड कर दिया जाएगा साउंड वाइब्रेशंस को या साउंड वेव को, एम्पलीफाइड यहां पर साउंड वेव ऑलरेडी हो चुका होगा, तो स्टेपस ओपन होती है ओवल विंडो में। तो आगे के डायग्राम को समझाने के लिए मैं फिर से एक बार कॉक्लिया के स्ट्रक्चर को, यानी कि इनर ईयर के कॉक्लिया के स्ट्रक्चर को लीनियरली आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। तो जैसे ही स्टेपस ट्रांसफर्ड करेगी वाइब्रेशंस को इंटरनल ईयर में, तो वो किस तरीके से करेगी कि स्टेपस ओपन होगी ओवल विंडो में। तो इसको मैं यहां पर नाम दे सकता हूं, ये ओवल विंडो है, जो आपने पहले पढ़ रखा है क्या होता है। और ओवल विंडो को जैसे ही स्टेपस हिट करती है, आप जानते हैं कि जो साउंड वाइब्रेशंस हैं या साउंड वेव है, वो स्केला वेस्टिबुलाई के पेरिलिम्फ में ट्रांसफर्ड हो जाते हैं, जिससे कि पेरिलिम्फ ऑफ स्केला वेस्टिबुलाई मूव होने लगता है। तो आगे के कंसेप्ट्स को समझाने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, कॉक्लिया के स्ट्रक्चर का ट्रांसफर सेक्शन ले रहा हूं ताकि आप पूरी मैकेनिज्म को प्रॉपर वे में समझ सकें। तो यहां पर मैं कॉक्लिया का जब टीएस लेता हूं, तो टीएस लेने पर आपको मालूम चलता है, आप ऑलरेडी देख चुके हैं कि कॉक्लिया के टीएस को स्टडी करने पर पता चलता है कि इसमें मेम्ब्रेनस लेविरिंथ, बोनी लेविरिंथ के अंदर कुछ इस तरीके से लोकलाइज्ड होती है कि ऊपर वाले चैम्बर को हम स्केला वेस्टिबुलाई कहते हैं, ये आप जानते हैं। एंड इसमें भरा हुआ जो फ्लूइड होता है उसको हम पेरिलिम्फ कहते हैं। उसी तरह नीचे वाले चैम्बर को हम स्केला टिम्पैनम कहते हैं, और इसमें भी भरे हुए फ्लूइड को हम पेरिलिम्फ कहते हैं। जबकि बीच वाले चैम्बर को, जो मेम्ब्रेन लेविरिंथ से सराउंडेड होता है, इस चैम्बर को स्केला मीडिया कहा जाता है। तो इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग को आप प्रॉपर वे में समझने के लिए एक डायग्राम की हेल्प से मैं इसको एक प्रॉपर सीक्वेंस में जमाने की कोशिश कर रहा हूं, आप बस ध्यान से सुनते चलिए। अब आप देखेंगे कि जैसे ही स्टेपस ओवल विंडो को हिट करती है, हम कहां पर थे, जैसे ही स्टेपस ओवल विंडो को हिट करती है तो ओवल विंडो साउंड वाइब्रेशंस को ट्रांसफर कर देता है स्केला वेस्टिबुलाई के पेरिलिम्फ में, जिससे कि पेरिलिम्फ में मूवमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। तो यहां पर पेरिलिम्फ जो है उसमें मूवमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब हम सभी जानते हैं कि पेरिलिम्फ में अगर मूवमेंट होता है, अगर मूवमेंट किसमें होता है, पेरिलिम्फ में, तो अल्टीमेटली मूवमेंट मेम्ब्रेनस लेविरिंथ के अंदर भरे हुए एंडोलिम्फ में भी होगा, यानी स्केला मीडिया के एंडोलिम्फ में भी मूवमेंट होगा। और ऑब्वियसली मूवमेंट जो है वो पेरिलिम्फ ऑफ स्केला टिम्पैनम में भी होगा, क्योंकि स्केला वेस्टिबुलाई जो है वो स्केला टिम्पैनम से एक बहुत छोटे से होल्स की हेल्प से जुड़ी हुई है, जिसको हम एक नाम देते हैं हेलिकोट्रीमा। ये मैंने आपको बताया था। तो अल्टीमेटली जैसे ही पेरिलिम्फ ऑफ स्केला वेस्टिबुलाई में मूवमेंट होता है, तो तुरंत ही मूवमेंट होगा स्केला मीडिया के एंडोलिम्फ में भी, और मूवमेंट होगा स्केला
टिम्पेनम के पेरिलिम्फ में भी, जिससे कि जो बेसिलर मेम्ब्रेन है, अब ये वाली मेम्ब्रेन कौन सी मेम्ब्रेन है? बेसिलर मेम्ब्रेन, ये हम पहले से जानते हैं। ये नीचे जो आपको मेम्ब्रेन दिख रही है, दिस इज द बेसिलर मेम्ब्रेन, ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो जैसे ही एंडोलिम्फ ऑफ स्कैला मीडिया एंड पेरिलिम्फ ऑफ स्कैला टिम्पेनम में मूवमेंट होगा, आप देखेंगे बेसिलर मेम्ब्रेन जो है वो रिपल करना स्टार्ट कर देगी, यानी कि बेसिलर मेम्ब्रेन में रिपल लाइक मूवमेंट होगा, रिपल लाइक मूवमेंट। तो ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर मैं लिख रहा हूं कि बेसिलर मेम्ब्रेन में किस तरीके का मूवमेंट होगा, रिपल लाइक मूवमेंट होगा, यानी कि उसमें लहरों की तरह मूवमेंट होना बेसिलर मेम्ब्रेन में स्टार्ट हो जाएगा। और हम सभी जानते हैं कि बेसिलर मेम्ब्रेन के बेस पर एक हाईली स्पेसिफिक सेंसरी ऑर्गन प्रेजेंट होता है, जिसका नाम होता है ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। तो ये येलो कलर से आपको दिख रहा है, दिस इज द ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। तो ये ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई है, और इसको मैं यहां पर लिख देता हूं, ये हमारी स्कैला टिम्पेनम है, ठीक है ना, जिसको एसटी से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अब हम सभी जानते हैं कि जैसे ही ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई जो है उसमें मूवमेंट होगा, तो ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई में कुछ हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जिनको हम हेयर सेल्स कहते हैं। तो इन सेल्स को मैं क्या नाम देता हूं? दे आर हेयर सेल्स। और जैसे ही ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई में मूवमेंट होता है, हेयर सेल्स के साइटोप्लाज्म में भी मूवमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। और हम सभी जानते हैं कि ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई के ऊपर एक इलास्टिक थिन मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, जो रेड कलर से मैं यहां पर दिखा रहा हूं, और इस मेम्ब्रेन को हम टेक्टोरल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो दिस इज द टेक्टोरल मेम्ब्रेन। ये सब स्ट्रक्चर आप जानते हैं, बस आपको यहां मैकेनिज्म को एक प्रॉपर सीक्वेंस में समझना है। अब जैसे ही ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई में मूवमेंट होगा, जैसे हेयर सेल के साइटोप्लाज्म में मूवमेंट होगा, तो हेयर सेल्स के पास स्टीरियोसीलिया प्रेजेंट होते हैं, जो कि आपने पढ़ा है कि टेक्टोरल मेम्ब्रेन से इस तरीके से अटैच होते हैं। तो जैसे ही हेयर सेल्स के साइटोप्लाज्म में मूवमेंट होगा, हेयर सेल्स की स्टीरियोसीलिया बैंड करना स्टार्ट कर देंगे टेक्टोरल मेम्ब्रेन पर, यानी कि अगर ये टेक्टोरल मेम्ब्रेन है तो इस पर हेयर सेल्स के जो स्टीरियोसीलिया, मेरी फिंगर को आप क्या मानिए, स्टीरियोसीलिया, ये इस तरीके से बैंड करना स्टार्ट कर देंगे किस पर? टेक्टोरल मेम्ब्रेन पर। और हम सभी जानते हैं कि जो हेयर सेल्स हैं उनके बेस पर कुछ एफरेंट न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये एफरेंट न्यूरॉन्स हैं जो हेयर सेल्स के बेस पर प्रेजेंट होते हैं। तो जैसे ही हेयर सेल्स के स्टीरियोसीलिया टेक्टोरल मेम्ब्रेन पर बैंड होने लगते हैं, हेयर सेल्स के बेस पर प्रेजेंट जो एफरेंट न्यूरॉन्स हैं उनमें डीपोलराइजेशन होना स्टार्ट हो जाता है। तो एफरेंट न्यूरॉन्स में डीपोलराइजेशन स्टार्ट हो जाता है, जिससे कि आप जानते हैं कि एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस होता है, और वो एक्शन पोटेंशियल इन एफरेंट न्यूरॉन के एक्सॉन्स के थ्रू, जितने भी हेयर सेल्स उन सभी के बेस पर बहुत सारे एफरेंट न्यूरॉन का नेटवर्क फैला हुआ है। अब अगर हेयर सेल्स के बेस पर प्रेजेंट एफरेंट न्यूरॉन्स में डीपोलराइजेशन होगा तो एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा, जिससे कि सभी न्यूरॉन्स के जो एक्सॉन्स हैं वो इस एक्शन पोटेंशियल को लेकर ब्रेन तक जाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको याद रखना है कि जो सभी के सभी एफरेंट न्यूरॉन्स हैं उनके एक्सॉन्स के बंडल को हम एक साथ यहां पर क्या कह सकते हैं? तो आप यहां पर उनको ऑडिटरी नर्व कहेंगे। तो हम सभी जानते हैं बंडल ऑफ एक्सॉन्स को हम जनरली नर्व बोलते हैं, और यहां पर क्योंकि ये ऐसे एक्सॉन्स का बंडल है जो ऑडिटरी सिग्नल्स को लेकर ब्रेन के ऑडिटरी पार्ट या रीजन तक ले जा रहे हैं, इसलिए यहां पर इन एक्सॉन्स के बंडल को मैं क्या कह सकता हूं? ऑडिटरी नर्व। तो अल्टीमेटली इन ऑडिटरी नर्व के थ्रू क्या होगा? तो इन ऑडिटरी नर्व के थ्रू जो सिग्नल होगा या इंपल्स होगा, मैं यहां पर लिख सकता हूं इंपल्स या सिग्नल ट्रांसमिटेड होगा, इंपल्स ट्रांसमिटेड होगा टू ऑडिटरी रीजन ऑफ ऑडिटरी रीजन ऑफ ब्रेन। तो यहां पर आपने देखा किस तरीके से हम किसी भी साउंड को इंटरप्रिटेशन कर पाते हैं, सुन पाते हैं, और ये रिकॉग्नाइज कर पाते हैं कि ये पर्टिकुलर साउंड किसका है। तो इस पूरी प्रोसेस को हम मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग कहते हैं। इसको सिंपल स्टेप्स में आपको समझना है, तो मैं एक फ्लो डायग्राम आपको देने वाला हूं जिसका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, और उसके बेसिस पर आपको अपने शॉर्ट नोट्स तैयार करने हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन यहां से आने की संभावना बिल्कुल होती है। तो पूरी की पूरी प्रोसेस को अब मैं एक फ्लो डायग्राम के थ्रू आपको समझा रहा हूं। सबसे पहले क्या होगा तो आप देखेंगे बिल्कुल सिंपल है, एक्सटर्नल ईयर जो होगा उसका पिन्ना जो है वो साउंड को कलेक्ट करेगा। एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स जो एक्सटर्नल ईयर का पार्ट है, कैविटी है, वो साउंड को ट्रांसफर्ड करेगी फ्रॉम पिन्ना टू टिम्पेनम मेम्ब्रेन। फिर क्या होगा तो टिम्पेनम मेम्ब्रेन
में साउंड जब पहुंचेगा, यानी कि ईयर ड्रम तक जब साउंड पहुंचेगा तो उससे जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है उस पर वेव स्ट्राइक करेगी, जिससे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में वाइब्रेशन कॉज होगा। और वाइब्रेशन टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में कॉज होने की वजह से इन वाइब्रेशंस को टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ट्रांसफर्ड कर देगी मिडिल ईयर में प्रेजेंट 3 डिफरेंट बोन्स में, जो चैन लाइक फैशन में प्रेजेंट होती है, यानी सबसे पहले मेलियस पर, फिर इनकस पर और आखिरी में स्टेपस पर। यहां पर साउंड ना केवल ट्रांसफर हो रहा है डिफरेंट ईयर ऑसिकल्स में, एज वेल एज साउंड का यहां पर एम्प्लीफिकेशन भी होता है। इसके बाद क्या होगा तो हम सभी जानते हैं, जैसे ही साउंड जो है वो स्टेपस बोन या साउंड वाइब्रेशन स्टेपस बोन तक पहुंचेंगे, स्टेपस बोन उन साउंड वाइब्रेशंस को ट्रांसफर्ड कर देगी ओवल विंडो में, क्योंकि हमने पढ़ा है कि स्टेपस बोन ओपन होती है ओवल विंडो ऑफ द मिडिल ईयर या कॉक्लिया। तो अल्टीमेटली जैसे ही कॉक्लिया की ओवल विंडो को स्टेपस बोन हिट करेगी, हम देखेंगे जो पेरिलिम्फ होगा, स्कैला वेस्टिबुलाई का जो पेरिलिम्फ होगा, ये लिखा हुआ है पेरिलिम्फ ऑफ स्कैला वेस्टिबुलाई, उसमें मूवमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे ही पेरिलिम्फ ऑफ स्कैला वेस्टिबुलाई में मूवमेंट होता है, हम सभी जानते हैं कि इस वजह से वाइब्रेशन या मूवमेंट एंडोलिम्फ ऑफ स्कैला मीडिया में भी होना स्टार्ट हो जाएगा। और साथ में क्योंकि हेलिकोट्रीमा वो पर्टिकुलर होल है जिससे कि स्कैला वेस्टिबुलाई स्कैला टिम्पेनम से कनेक्टेड रहती है, तो अल्टीमेटली पेरिलिम्फ ऑफ स्कैला टिम्पेनाई में भी मूवमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों चैम्बर में पेरिलिम्फ जो भरा हुआ है और बीच के चैम्बर में जो एंडोलिम्फ भरा हुआ है, उस सभी में मूवमेंट हो रहा है। इस वजह से जो एक थिन इलास्टिक कह सकते हैं मेम्ब्रेन है, जिसको हम जहां पर जो एक मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेनस लेविरिंथ की बॉटम मेम्ब्रेन है जिसको हम बेसिलर मेम्ब्रेन कहते हैं, उसमें रिपल लाइक मूवमेंट होना स्टार्ट होगा। और रिपल लाइक मूवमेंट होने की वजह से बेसिलर मेम्ब्रेन में आप देखेंगे कि जो हेयर सेल्स का साइटोप्लाज्म है वो मूव होना स्टार्ट कर देगा। अब हेयर सेल्स का साइटोप्लाज्म जैसे ही मूव करना स्टार्ट कर देगा, हम सभी जानते हैं हेयर सेल्स के पास स्टीरियोसीलिया होते हैं, और स्टीरियोसीलिया टेक्टोरल मेम्ब्रेन पर, जो कि एक थिन इलास्टिक मेम्ब्रेन है, उस पर बैंड करना स्टार्ट कर देंगे। यानी कि हेयर सेल्स की स्टीरियोसीलिया जो हैं वो टेक्टोरल मेम्ब्रेन पर बैंड करना स्टार्ट कर देंगे। जैसे ही टेक्टोरल मेम्ब्रेन पर स्टीरियोसीलिया ऑफ हेयर सेल्स बैंड करते हैं, वी नो दैट द बेसल एंड ऑफ हेयर सेल्स इज इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद अफरेंट नर्व सेल्स। तो हमने आपको बताया कि हेयर सेल्स के बेस पर कुछ अफरेंट नर्व सेल्स प्रेजेंट होती हैं, और उन एफरेंट नर्व सेल्स में क्या होगा भाई, तो डीपोलराइजेशन हो जाएगा, और इसकी वजह से इंपल्स या एक्शन पोटेंशियल ट्रांसमिटेड होगा, जो कि उन्हीं एफरेंट नर्व के एक्सॉन्स के बंडल, जिनको हम ऑडिटरी नर्व कहते हैं, उनके थ्रू ऑडिटरी रीजन ऑफ ब्रेन तक पहुंच जाएगा, और इस वजह से हम किसी भी साउंड को सुन पाएंगे। तो ऑब्वियसली आपने यहां पर मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग को बहुत प्रॉपरली समझ लिया होगा, मुझे नहीं लगता अब इसमें आपको कोई डाउट होना चाहिए। अब मैं आपको बता देता हूं एक और इंपॉर्टेंट चीज। तो हमने सबसे पहले आपसे बात की थी कि जो इंटरनल ईयर होता है उसको हम 2 डिफरेंट पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन। अगर हम बात करें कि हियरिंग का फंक्शन किसका है, तो आपका आंसर होता है कॉक्लिया का। लेकिन मैंने आपको बताया था कि कॉक्लिया के अबव यानी कॉक्लिया के जस्ट ऊपर एक अनादर जो पार्ट है, जो हाईली क्वाइल्ड रीजन नहीं कहा जा सकता इंटरनल ईयर का, लेकिन वो इंटरनल ईयर का एक पार्ट है जो अबव द कॉक्लिया प्रेजेंट होता है, और जिसको हम वेस्टिबुलर एपरेटस के नाम से जानते हैं। तो वेस्टिब्यूलर एपरेटस एक ऐसा स्ट्रक्चर है इंटरनल ईयर का दैट प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनेंस ऑफ बॉडी बैलेंस एंड बॉडी पोस्चर। तो बॉडी पोस्चर एंड बॉडी बैलेंस के लिए या मेंटेनेंस ऑफ बॉडी बैलेंस के लिए इंटरनल ईयर का वेस्टिबुलर एपरेटस काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो पहला क्वेश्चन तो आप यहीं पर नोट कर लीजिए, अगर आपसे पूछा जाता है कि इंटरनल ईयर का कौन सा पार्ट है जो बॉडी बैलेंस या मेंटेनेंस ऑफ बॉडी बैलेंस एंड बॉडी पोस्चर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो आपका आंसर वहां पर होगा वेस्टिब्यूलर एपरेटस। और आपसे पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द इंटरनल ईयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फंक्शन ऑफ हियरिंग, तो आपका आंसर होगा कॉक्लिया। तो हम यहां पर अब बात करने वाले हैं मेंटेनेंस ऑफ बॉडी बैलेंस एंड बॉडी पोस्चर के बारे में। तो बॉडी का बैलेंस और बॉडी पोस्चर में किस तरीके से इंटरनल ईयर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो मैं आपको बता देता हूं। इस फंक्शन में वेस्टिबुलर एपरेटस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ना कि कॉक्लिया। तो वेस्टिबुलर एपरेटस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनल ईयर विच प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनेंस ऑफ बॉडी बैलेंस एंड पोस्चर एंड ऑल्सो इक्विलिब्रियम। तो
वेस्टिबुलर एपरेटस हम किसे कहते हैं? तो हम सभी जानते हैं कि वेस्टिबुलर एपरेटस में दो इंपॉर्टेंट पार्ट इन्वॉल्व हैं। एक को हम ओटोलिथ कहते हैं, जिसमें कि दो बलून शेप्ड मेम्ब्रेनस लेविरिंथ के स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से एक बलून शेप्ड स्ट्रक्चर को सैक्यूल कहा जाता है, आपको मिडिल ईयर के स्ट्रक्चर में मैंने पढ़ाया है, एंड दूसरे बलून लाइक स्ट्रक्चर को यूट्राइकल कहा जाता है। तो यूट्राइकल और सैक्यूल को एक साथ हम ओटोलिथ कहते हैं, और ओटोलिथ के अराउंड जो बोनी लेविरिंथ का पार्ट प्रेजेंट होता है, ये सब कुछ मिलकर काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी बॉडी के स्टैटिक बैलेंस को मेंटेन करने के लिए। देखिए, बॉडी बैलेंस दो प्रकार का होता है, एक स्टैटिक बैलेंस और एक डायनामिक बैलेंस। ये दोनों किस प्रकार के बैलेंस है ये आपको बिल्कुल नहीं जानना है। नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से केवल आपको जितना याद रखना है इस पैराग्राफ से, वो आपकी स्क्रीन पर मैं लिख रहा हूं। आप पहली चीज याद रखिए कि मेंटेनेंस ऑफ बॉडी बैलेंस एंड बॉडी पोस्चर में कौन सा इंटरनल ईयर का पार्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? तो आपका सबसे पहला आंसर होगा वेस्टिबुलर एपरेटस। एंड वी नो दैट कि वेस्टिबुलर एपरेटस को दो इंपॉर्टेंट पार्ट में हम डिवाइड कर देते हैं, एक ओटोलिथ जिसमें कि सैक्यूल यूट्राइकल आता है, और दूसरा सेमी सर्कुलर कैनाल एंड सेमी सर्कुलर डक्ट। तो सेमी सर्कुलर कैनाल जो है वो बोनी लेविरिंथ का पार्ट है, और सेमी सर्कुलर डक्ट जो है वो मेम्ब्रेनस लेविरिंथ का पार्ट है। इतना आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो ओटोलिथ होता है, उस ओटोलिथ के पास जो ओटोलिथ है, उस ओटोलिथ के पास एक काफी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। तो मैं यहां पर एक लाइन लिख रहा हूं जो एनसीईआरटी में लिखी हुई है कि ओटोलिथ यानी कि सैक्यूल एंड यूट्राइकल के पास प्रोजेक्टिंग रिज लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। इनके पास एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, इनको बोलते हैं प्रोजेक्टिंग रिज लाइक स्ट्रक्चर। और उन प्रोजेक्टिंग रिज लाइक स्ट्रक्चर को हम जनरली क्या कहते हैं, तो मैं आपको बता देता हूं। उन प्रोजेक्टिंग रिज लाइक स्ट्रक्चर को मैक्यूला कहा जाता है। तो आप ये नाम बिल्कुल यहां पर याद रख लीजिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। मैक्यूला क्या है? आपसे अगर कभी पूछा जाता है कि मैक्यूला क्या है, तो आप सिंपल सा आंसर देंगे कि वेस्टिबुलर एपरेटस में ओटोलिथ एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसमें दो बलून लाइक मेम्ब्रेनस लेविरिंथ के स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जिनमें से एक को सैक्यूल कहा जाता है और एक को यूट्राइकल। अब सैक्यूल और यूट्राइकल दोनों के बेस पार्ट में आपको देखने को मिलेगा कुछ प्रोजेक्टिंग रिज लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम मैक्यूला कहते हैं। और बिलीव कीजिए, आपके मैक्यूला यूट्राइकल और सैक्यूल का वैसा ही कोई स्ट्रक्चर है जैसा कि कॉकलिया का ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई, क्योंकि मैक्यूला जो है दैट इज द सेंसरी पार्ट ऑफ सैक्यूल एंड यूट्राइकल। तो ये भी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि जो मैक्यूला है दैट इज द सेंसरी पार्ट ऑफ सैक्यूल एंड यूट्राइकल, और इसके पास कुछ हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स प्रेजेंट होती हैं। बिलीव कीजिए, उनको भी हम हेयर सेल्स कहते हैं। तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। कॉकलिया में जो हेयर सेल्स हैं दे आर रिसेप्टर ऑफ हियरिंग या ऑडिटरी रिसेप्टर, लेकिन हेयर सेल्स की प्रेजेंस आपको सैक्यूल और यूट्राइकल के बेस पर प्रेजेंट एक सेंसरी पार्ट जिसको हम प्रोजेक्टिंग रिज लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं, जिसका एक्चुअल नाम है मैक्यूला, वहां पर भी होती है। लेकिन यहां पर जो हेयर सेल्स हैं दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन स्टैटिक बैलेंस। तो आपने क्या समझा अभी तक? आपको यह समझना है कि इंटरनल ईयर में मेंटेनेंस ऑफ बॉडी बैलेंस एंड बॉडी पोस्चर का जो फंक्शन है वो वेस्टिबुलर एपरेटस परफॉर्म कर रहा है। नंबर वन चीज, वेस्टिबुलर एपरेटस को दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। एक इसके ओटोलिथ जो कि बलून लाइक मेम्ब्रेनस लेविरिंथ के दो स्ट्रक्चर रखते हैं, एक सैक्यूल और एक यूट्राइकल। सैक्यूल और यूट्राइकल के बेस वाले पार्ट पर आपको कुछ प्रोजेक्टिंग रिज लाइक स्ट्रक्चर मिलेंगे जिसको हम मैक्यूला कहते हैं। मैक्यूला इज द सेंसरी पार्ट ऑफ सैक्यूल एंड यूट्राइकल, जिसमें कि हेयर सेल्स प्रेजेंट होती हैं विच प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन स्टैटिक बैलेंस। तो मेंटेनेंस ऑफ बॉडी बैलेंस में एक बॉडी बैलेंस होता है स्टैटिक बैलेंस, जो क्या होता है आपको नहीं पढ़ना, बस आप याद रखिए ओटोलिथ यानी कि सैक्यूल और यूट्राइकल किस प्रकार के बॉडी बैलेंस को मेंटेन करते हैं, तो आपका आंसर होगा स्टैटिक। इस बॉडी बैलेंस को मेंटेन करने के लिए यूट्राइकल और सैक्यूल के पास कौन सा सेंसरी पार्ट होता है, तो आपका आंसर होगा मैक्यूला। मैक्यूला कैसे स्ट्रक्चर है, तो आप बोलेंगे प्रोजेक्टिंग रिज लाइक स्ट्रक्चर। इनमें क्या प्रेजेंट होती हैं? हेयर सेल्स, जो क्या करती हैं? बॉडी के स्टैटिक बैलेंस को मेंटेन करने में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बता दूं दूसरा पार्ट जो वेस्टिबुलर एपरेटस का है उसको सेमी सर्कुलर कैनाल या सेमी सर्कुलर डक्ट कहा जाता है। और इसको में भी यानी कि सेमी सर्कुलर कैनाल और सेमी सर्कुलर डक्ट में भी आप देखेंगे कि जो बेस होता है, आपको मैंने बताया था सेमी सर्कुलर कैनाल कुछ इस प्रकार के स्ट्रक्चर हैं। जो तीन सेमी सर्कुलर कैनाल प्रेजेंट होती हैं जिनका बेस जो है वो सॉयल स्ट्रक्चर होता है जिसको हम एम्प्यूला कहते हैं। तो मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुनना।
वेस्टिबुलर एपरेटस के सेमी सर्कुलर कैनाल में आप देखेंगे जो बेस वाला पार्ट है जिसको हम एम्प्यूला कहते हैं, वहां पर यानी कि एम्प्यूला वाले पार्ट पर भी कुछ प्रोजेक्टिंग रिज लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं और वहां पर प्रेजेंट प्रोजेक्टिंग रिज लाइक स्ट्रक्चर को हम क्रिस्टा एम्प्यूलारिस कहते हैं। तो क्रिस्टा एम्प्यूलारिस क्या है? तो आप कहेंगे क्रिस्टा एम्प्यूलारिस जो है दैट इज द प्रोजेक्टिंग रिज लाइक स्ट्रक्चर, और ये कहां प्रेजेंट होंगे? तो सेमी सर्कुलर कैनाल या सेमी सर्कुलर डक्ट के बेस वाले सॉइल पार्ट जिसको हम एम्प्यूला कहते हैं वहां पर प्रेजेंट होते हैं। और आपको बता दूं कि क्रिस्टा एम्प्यूलारिस भी मैक्यूला की तरह एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंसरी पार्ट है सेमी सर्कुलर डक्ट एंड सेमी सर्कुलर कैनाल का। यहां पर भी हेयर सेल्स प्रेजेंट होती हैं, पर यहां पर जो हेयर सेल्स प्रेजेंट होती हैं दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनेंस ऑफ डायनामिक बैलेंस ऑफ बॉडी। तो बॉडी के डायनामिक बैलेंस को मेंटेन करने में सेमी सर्कुलर कैनाल एंड सेमी सर्कुलर डक्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। इस रोल को प्ले करने के लिए सेमी सर्कुलर डक्ट के बेस यानी एम्पुलरी रीजन में एक प्रोजेक्टिंग रिज लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको एनसीईआरटी ने बोला है क्रिस्टा एम्प्यूलारिस, जिसमें हेयर सेल्स होती हैं और उसकी वजह से ये डायनामिक बैलेंस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है? तो पूरे के पूरे इंटरनल ईयर में अगर मैं बात करूं तो मैक्यूला की कंपैरिजन हम लोग कर सकते हैं कॉक्लिया के ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई से, और ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई ऑफ कॉक्लिया एंड ओटोलिथ के मैक्यूला का कंपैरिजन हम बिल्कुल कर सकते हैं सेमी सर्कुलर कैनाल या डक्ट के क्रिस्टा एम्प्यूलारिस से। यानी कि मैक्यूला, क्रिस्टा एम्प्यूलारिस एंड ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई, ये तीन ऐसे इंपॉर्टेंट सेंसरी पार्ट हैं इंटरनल ईयर्स के जिनमें हेयर सेल्स प्रेजेंट होती हैं। बट हमारी एनसीईआरटी ने एकदम साफ बोला है कि हेयर सेल्स ऑफ ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन हियरिंग, क्योंकि पूरा कॉक्लिया एक ऐसा स्ट्रक्चर है इंटरनल ईयर में जो हियरिंग से रिलेटेड फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। तो कभी ऐसा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा हेयर सेल्स को लेकर। एक ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि हेयर सेल्स को क्या कहा जाएगा, तो आप कहेंगे ऑडिटरी रिसेप्टर या रिसेप्टर ऑफ हियरिंग। लेकिन फिर भी आप अपने जनरल नॉलेज के लिए हमेशा याद रखिए कि जिस प्रकार से ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई में हेयर सेल्स होती हैं उसी प्रकार से ओटोलिथ यानी कि सैक्यूल और यूट्राइकल के पास भी एक सेंसरी पार्ट होता है मैक्यूला, प्रोजेक्टिंग रिज लाइक स्ट्रक्चर, जिसमें भी हेयर सेल्स होती हैं पर वो ऑडिटरी रिसेप्टर नहीं है बल्कि वो स्टैटिक बैलेंस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। और बिल्कुल सिमिलरली जो सेमी सर्कुलर कैनाल या डक्ट है वहां पर भी एक सेंसरी पार्ट है जो कि रिज लाइक स्ट्रक्चर है या प्रोजेक्टिंग रिज लाइक स्ट्रक्चर है जिसको क्रिस्टा एम्प्यूलारिस कहते हैं, और इसमें भी हेयर सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो डायनामिक बैलेंस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो आई होप कि बच्चों आपने मैकेनिज्म ऑफ हेयरिंग को और मेंटेनेंस ऑफ बॉडी बैलेंस एंड बॉडी पोस्चर इन दोनों टॉपिक्स को बहुत प्रॉपरली समझा होगा। इसी के साथ आपका ह्यूमन ईयर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है और एनसीईआरटी में जितना भी ह्यूमन ईयर दिया गया है वो आपको केयरफुली रीड करना है। जो भी डायग्राम ह्यूमन ईयर के दिए गए हैं अब आप उनको ध्यान से देखिए। आपको मेरे जो ये हाइपोथेटिकल डायग्राम्स हैं इनके थ्रू जो लिटरेचर समझ में आया है उसके बाद एनसीईआरटी के डायग्राम्स को समझना डेफिनेटली आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।